हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी मनपसंद लेखिका शिवानी जी की एक और कहानी, जिसका नाम है मौसी। लालकुआं के स्टेशन से धूमिल पर्वत श्रेणियों का बिखरा वैभव देखकर मिसेज द्विवेदी की आंखें सहसा भर आईं। कितनी प्यारी लग रही थी वे पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां। इन्हीं को देखने वे पूरे 15 वर्षों से तड़प रही थी। फक फक धुआं छोड़ती दो दो इंजन जुड़ी रेल उन्हें नैनीताल के जितना ही निकट ला रही थी, उतने ही वेग से उनका कलेजा धक धक किए जा रहा था। क्या पता कक्का उसी दिन की तरह चोटी पकड़कर कमरे में पटक दे, पर अब बेचारी छोटी ही कहाँ थी। अपने फर्स्ट क्लास के कूपे में अकेली ही थी वे। इसी से जोर से हंस पड़ी। चटपट उन्होंने कलाई में बंधी घड़ी में समय देखा। ओह, हल्द्वानी आता ही होगा। आईना निकालकर अपने चेहरे पे उन्हें स्वयं ही तरस आ गया। रास्ते की थकान से पीला सा चेहरा जरा सा निकल आया था। फेदर कट कटे बालों की रूखी अलकें हवा में उड़कर इधर उधर बिखर गई थीं। उन्होंने बालों को ब्रश से संवारा, सूखे होंठों पर लिपस्टिक फेरा और बिस्तर लपेटने लगी। असाधारण व्यक्तित्व था मिसेस मनमोहन द्विवेदी का। आर्मी क्लब के मैनेजर जनरल दामले ने उनको नाम दिया था सोफिया लॉरेन। उनका रंग गेहुआ था, किंतु आंखें थी गहरी नीली, जिनके लंबे घने पक्ष में झुक झुक कर स्वयं ही ऊपर को उठ गए थे। उनके सदा हल्के से खुले रहने वाले अधर पुटकों से झांकती उनकी अनारदाने सी दंत पंक्ति उनके पतले से चेहरे के पीलेपन को और उभार देती। इधर उनकी अवस्था ने उनके सौंदर्य को और भी अलस बना दिया था। लेडी डॉक्टर ने उन्हें चलते समय तक बुरी तरह समझाया था, हद है मिसेस द्विवेदी, इस हालत में इतनी दूर का सफर, कभी भी आपको दर्द उठ सकते हैं। कहाँ फिरोजपुर और कहाँ नैनीताल। पर मिसेस द्विवेदी सिगरेट का कश खींचती मुस्कुराती रहीं और उसी तरह वे अपने भारी भारी 2 सूटकेसों में कपड़े ठूसकर पहाड़ के लिए चली पड़ी थी। चलते समय वे न सास से मिल पाई न ससुर से। मिलकर करती भी क्या। सास ब्रिज खेलने क्लब गई थी और ससुर कहीं कॉकटेल पार्टी में। उनके ससुराल की हवेली एक बहुत बड़ी सराय ही तो थी। कब कौन आया और कौन गया किसी को पता ही नहीं रहता। इसी से मिसेस द्विवेदी ऐसी अवस्था में भी भागकर निकल आई थी, जिससे उनकी चौथी संतान पर उनके ससुर कुल के पाप की छाया न पड़ पाए। गर्व से मस्तक उठाए हिमालय का साया उनके अजन्मे शिशु को चूम ले। देवदार और मदार के घन द्रुमों की छाया उनके दग्ध हृदय को शांति दे। काठ गोदाम से वे नैनीताल की बस में बैठी तो उन्होंने क्लांत आंखें मूंद ली। जी में आने लगा कि ताली बजा बजा कर बच्चों की तरह गाने लगे। बस टूरिस्ट पारसी और बंगालियों से भरी थी। सब पहाड़ देखने एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे थे, किंतु मिसेस द्विवेदी दोनों हाथ गोदी में धरे मुग्ध दृष्टि से एक एक गिरी शिखर की सुषमा की आंखों आंखों में पी रही थी। एक एक मोड़ और घुर्नी उनकी स्मृति की तहें खोले जा रही थी। नैनीताल आया तो वे चौंक गई। रामजी अस्पताल में उन्होंने एक कमरा बहुत पहले रखवा लिया था। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने सामान लगाया और बरामदे में कुर्सी लगाकर बैठ गईं। मई का महीना था। नैनीताल अपने पूर्ण यौवन पर था। संध्या होते ही असंख्य डोंगियां ताल के शुभ्र नीलाभ जल में तैरने लगी और जूही बेला के गजरों की गमक से नैनीताल के ओर छोर सुवासित उठे। मिसेस द्विवेदी को लगा कि ताल की ठंडी हवा ने उनके समग्र रोग शोक क्षण भर में ही हर लिए थे। एक बार भी उनको खांसी का दौरा नहीं पड़ा। वही खांसी जो सैनिटोरियम की हवा और दवा भी ठीक नहीं कर पाई थी। ठीक भी कैसे होती, मन का चैन उन्हें था ही कहाँ। मर्द मरीजों का पूरा झुंड ही उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। यहाँ तक कि स्वयं तरुण डॉक्टरों का दल भी बटन होल में पैंजी लगाकर उनके इर्द गिर्द भौंरा मंडराने लगा था। दोष उन बेचारों का नहीं, उनके अनोखे व्यक्तित्व का था। उनके जिस सत्यानाशी आकर्षण ने उनका घर द्वार छुड़ा दिया था, उसी ने सैनिटोरियम भी छुड़वा दिया। घर लौटी तो ब्रिगेडियर द्विवेदी छुट्टियों में घर आए थे। मिसेस द्विवेदी उसके आलिंगन के बंधन के जाल में फंसी मृगी सी छटपटा उठी थी।
गलित कुष्ठ से सड़ा कोड़ी भी उन्हें अपने बाहुपाश में बांध लेता तो शायद इतना नहीं सिहरती। ब्रिगेडियर 6.5 फुटा सरदार था। उसका चेहरा अजब चतुष्कोण के आकार का और उसकी खाकी साफे की पटियाला कलगी की एक एक भांज पत्थर की मूरत की तरह तराशी से उभरी रहती थी। काली दाढ़ी और मूंछों पर वह न जाने क्या क्या प्रसाधन लगाकर वार्निश से चमक दिए रहता। दाढ़ी के एक एक बाल को रेशमी तागे से बांधकर वे अपनी फौजी टुकड़े के सिपाहियों की तरह ही अनुशासन में रखता। मजाल है कि एक बाल भी इधर से उधर हो जाए। तुर्रम मूछें ऊपर को उठाकर पतली होते होते सिगरेट की धुएं सी गालों के सीमांत तक पहुंचकर खो जाती। दोनों कदमों को एक दूसरे से सटाकर वह सदा एक आला फौजी अफसर की दर्शनीय चाल चलता। ब्रिगेडियर के चेहरे की एक एक रेखा निर्मम और क्रूर थी। पिछले 2 वर्षों से सरकार ने उसे नागा विद्रोहियों के दमन के लिए कहीं सीमांत पर भेज दिया था। उसके पहले 2 ब्रिगेडियरों के नरमुंडों की माला नागा सरदार पहन चुका था। अब मेरी बारी है, ब्रिगेडियर मिसेस वेदी से कहता और उनका हृदय तनिक भी आतंकित नहीं होता। ब्रिगेडियर उनके 2 बेटों का बाप था, पर फिर भी पति को देखकर घृणा से उनका अंग प्रत्यंग सिहर उठता। कभी इसी व्यक्ति के पीछे दीवानी होकर भूख प्यास मार लांछना सब भूल गई थी। आज कपूर की लौ की भांति उनके प्रेम की लपट उड़ गई थी। वेदी 7 दिन घर रहा था, पर उनके कमरे में सोया केवल 1 दिन। बाकी 6 दिन उसके 6 विभिन्न नारियों के संसर्ग में हंस खेल कर गुजार दिए थे, जिनमें से एक उसकी 18 वर्ष की नौकरानी भी थी। बेहया बेशर्म वे क्रोध से दांत पीसती रही थी। यही वेदी था जिसकी चिकनी चुपड़ी बातों ने उसके विवेक के दर्पण को चूर चूर कर दिया था। कक्का ने चोटी पकड़कर कमरे में बंद कर दिया था। सिसकती चाची ने आधी रात को चुपचाप ताला खोलकर उसे कितना समझाया था, बेटी शादी ब्याह अपने ही समाज का ठीक होता है, खबरदार जो अपनी पसंद की शादी की बात जबान पर लाई। उसे समझा बुझाकर काकी अपने कमरे में गई। तारो सो गई और वह रात के 2 बजे किस दुस्साहस से निकल भागी थी। वेदी उसके लिए ग्रैंड होटल में रुका था। विवेक भ्रष्ट होने में समय ही कितना लगता है। उसे लेकर वह फिरोजपुर पहुंचा और तीसरे ही दिन बड़ी धूमधाम से विवाह भी हो गया। 2 साल में उसे 2 बेटे हो गए, दलजिंदर और गजेंद्र सिंह। ससुराल के रंग ढंग उसे विवाह के 8वें ही दिन नजर आने लगे थे। सास ससुर दोनों पीकर धुत पड़े रहते। छोटी देवरानी घर के मुसलमान खानसामे के साथ पाकिस्तान भाग गई थी। आलीशान हवेली असंख्य नौकर और दासियों से भरी थी, किंतु उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। बेचारी मिसेस वेदी ओखली में सिर रख चुकी थी। अब मूसल से डरकर भी क्या कर लेती। उन्हें अपने घर की याद आती, जहां नींद टूटती थी काकी के शंख घोष की पवित्र ध्वनि से। संध्या को स्पष्ट स्वरों में गायत्री जाप करते उनके कक्का रुद्रदत्त पंत, और यहाँ नित्य सुबह होते ही बकरी के करुण क्रंदन से उनके ससुराल की हवेली गूंज उठती। उनके ससुर सरदार दलजीत सिंह नित्य उठकर बकरे की ताजी कलेजी खाकर चाय पीते थे। मिसेस वेदी का नाम था तिला। सुख की चिकन थोड़ी पर विधाता ने एक काला सा तिल धर दिया था। उसी से काकी ने तिला ही नाम धर दिया था। तिला के पिता काठमांडू में लकड़ी का व्यापार करते थे। लकड़ी के ठेकों ने उन्हें 2 ही वर्षों में संपन्न बना दिया। एक ही पुत्री हुई कि पत्नी को कुमाऊं का राज रोग लग गया। मरते समय वे 3 माह की पुत्री को देवरानी की गोद में डाल गईं। काकी की तारो से 1 माह बड़ी थी। बड़े दुलार से काकी दोनों को पालने लगी। तिला के पिता ने किसी नेपालिन से विवाह कर लिया, पर प्रत्येक माह वह पुत्री के नाम 200 रुपए भेजता। काकी सब रुपए बैंक में जमा करने लगी, और जब तिला बड़ी हुई तो उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में डाल दिया। तिला के कक्का जंगताल में हेड क्लर्क थे। इसी से तारो मिडिल पास कर घर का काम सीखने लगी। पर काकी की लाडली तिला नीले अंग्रेजी लिबास में जर्मन नन्स के स्कूल में पढ़ने जाती। 16 वर्ष में सीनियर कैम्ब्रिज पास कर तिला निकली तो काकी को उसके विवाह की चिंता हुई।
कई रिश्ते आते पर काकी को कोई पसंद ही नहीं आता। अरे जोशी जी का लड़का प्रमोद, वह भला क्या खाकर मेरी तिला को पालेगा? आखिर है तो स्कूली मास्टर ही, मेरी तिला को आईसीएस मिलेगा। पर कुमाऊं में आईसीएस तब हथिनी की संतान की भांति ही दुर्लभ थे। एक हाथ निकलते भी थे तो सनातनी कक्का के उच्च गोत्र प्रवर की परीक्षा में चित्त हो जाते। तारों के विवाह का प्रसंग उठा और जो भी उसे देखने आता तिला ही उसे बांध लेती। तारों का रंग गौर था, बड़ी आंखें और हंसी भुवन मोहनी थी, पर तिला सांवली साधारण होकर भी असाधारण थी। वह राजहंसनी सी अपनी मराल ग्रीवा को अनोखी अदा से उठाकर चलती और तारों को काकी ने केवल झुकना ही सिखाया था। तारों का विवाह हो गया। उसके पति एक्साइज इंस्पेक्टर थे। उनका कद छोटा और मूछें छितरी सी थी, फिर भी चिकने से चेहरे पर ऐसा सौजन्य था कि काकी ने एकदम छांट लिया। वैसे आबकारी के इंस्पेक्टर ने बार बार त्रिपुट दृष्टि से तिला ही को देखा था, पर वह जानता था कि उस ऊंची सजी दुकान पर पहुंचने के लिए वे एक छोटा सा बौना है। तारों ससुराल चली गई और तिला लखनऊ आईटी कॉलेज में पढ़ने लगी। काश तारों की ही बाती काकी ने उसे भी दुपट्टे से ढांप ढूंप कर ब्याह दिया होता। आईटी में ही उसे गुरुचरण कौर मिली और चंदन के वृक्ष से सर्पिणी लिपट गई। गुरुचरण भी सीनियर करके आई थी। वह एक बहुत बड़े बाप की बेटी थी। उपहारों से तिला को लाद दिया और वहीं उसके भाई मनमोहन वेदी से उसका परिचय हुआ। कब परिचय ने प्रेम और प्रेम ने विवाह का रूप लिया वह स्वयं ही नहीं जान पाई। इस प्रकार तिला धीरे धीरे मिटकर मिसेस वेदी बन गई। वह भी बित्ते भर के ब्लाउज पहन छोटी छोटी जीन्स से शरीर के उभार का नग्न प्रदर्शन करती पति के समाज में ना जाने कब उतर गई। दोनों बेटे जन्मते ही आया को सौंप दिए गए। एक पठाने नाकर उन्हें दूध पिला जाती। तिला ने विरोध किया तो सास बिगड़ गई। एलो बहू, हमारे खानदान की किस बहू ने बच्चे को दूध पिलाकर अपना जिस्म तबाह किया जो तू करेगी? मुझे देख, मजाल है कोई 30 से ऊपर की बता दे। और सिरहाने किसी बुलंद ठोस इमारत सी खड़ी अपनी सास को देखकर वह सहम जाती। उनका मातृत्व तो उसकी छातियों में ही सिमट कर रह गया। गजेंद्र और दलजिंदर पठानीन का दूध पीकर पूरे पठान बन गए। 8 वर्षीय ही में उनकी धूर्तता का ओर छोड़ नहीं मिलता। अलमस्त बछड़े से वे जिधर जाते सींग मार देते। कभी गुलेल से सड़क की बत्ती का बल्ब चकनाचूर कर दिया, कभी राह चलते किसी राहगीर को लंगड़ी देकर गिरा दिया और कभी दादा के हाथ से सिगरेट छीन कर कश लगा लिए और दादा की मूछें ऐंठ ऐंठ कर कहते, ओए शाबा मेरे पुत्र, ओए शाबा मेरे बादशाह। न उन्हें माँ से लगाव था न माँ को उनसे। नैनीताल पहुंचकर मिसेस वेदी की पिछली जिंदगी पर पर्दा सा पड़ गया। एक सधी पंक्ति में तिरती बत्तखों को देखकर नैनीताल उनकी पिछली यादें ताजा हो गईं। तारों के साथ वे ताल की रेलिंग पकड़कर खड़ी हो जाती थी और कैसे दोनों कंकड़ मारकर उन बत्तखों में भगदड़ मचा दिया करती थी। वही ताल है और वही बत्तखें, वही तारों भी होगी। अकेली तिला ही मर गई। बेचारी तिला, जिसके नादान यौवन की क्षणिक भूल ने उसका एकदम ही गला घोट कर रख दिया। अचानक तारों और काकी को देखने की तीव्र लालसा ने उसमें अदम्य साहस भर दिया। उसकी काकी की पावन गोद क्या किसी तीर्थ से कम थी? वहां पहुंचकर उसके सब पाप धुल जाएंगे। क्या पता उसकी अजन्मी संतान उसके प्राण ही ले ले और वह कभी काकी और तारे को देख ही न पाए। किंतु कक्का दुर्वासा के साक्षात अवतार। अपने कक्का के काल्पनिक क्रोध की लपटों में वह क्षण भर को झुलस सी उठी, पर फिर उसने अपना लंबा कोट लिया और रिक्शा में बैठ गई। रिक्शा ने मल्ली ताल पर उतार दिया था और वह थमक कर खड़ी रह गई, फिर धीरे धीरे चल दी। बड़े डाक खाने की छत, आवागढ़ की कोठी, सब किसी जादू की छड़ी से के तले बोलने वाली सजीव इमारतें सी हो गईं। कोई पूछ रही थी, याद है हमारी इसी ढाल किनारियों पर तो तू तारों के साथ घुसघुसी खेलती थी। कोई कहती, कहाँ थी इतने दिन, देखती नहीं ये खुबानी का पेड़, इस पर चढ़कर तूने कितनी खुबानियां खाई थी। पथरीली सड़क के हर कंकड़ पे उसे ऐसी ममता उमड़ आई, जी में आया उठा उठा कर चूम ले। कहीं से पहाड़ी मसाले, जम्बू में छौके आलू के गुटकों की परिचित सुगंध आ रही थी। एक नल के पास 4-5 गोल गोल पहाड़ी बच्चे पानी की बौछारों से एक दूसरे को भिगो रहे थे। एक और पतली छड़ी पर अपनी ऊंचे एड़ियों को साधे एंग्लो इंडियन मिसेस वीट उतर रही थी।
तारो और तिला बहरी मिसेस वीट को चिड़िया की बीट कहकर चिढ़ाती थी और बुढ़िया कुछ नहीं सुन पाती, फिर भी हंसकर कहती, हेलो स्वीटी। मिसेस वीट ने देखा पर पहचाना नहीं। तो क्या वह इतना बदल गई थी? अचानक घूमती घामती पगडंडी ने उसे खींच लिया। ये पगडंडी ठीक कक्का के घर के आंगन में उतरती थी। फिर घर भी आ गया। लाल छत का रंग फीका पड़कर उतर गया था। बाहर ऊंची ऊंची रस्सी पर काकी का पेटीकोट सूख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उस चांदनी रात में ओस में भीगा लटक रहा था जिस दिन वे भागी थी। कितने प्यार से वे चुपचाप उठाकर बरामदे में रख आई थी, जैसे वे निर्जीव पेटीकोट नहीं, स्वयं उसकी प्यारी काकी ही ओस में खड़ी भीग रही थी। दाड़िम का पेड़ लाल लाल फूलों से लदा था। इन्हीं को तोड़कर कितनी गुड़िया की खटिया बनाई थी, सीकों से जोड़ जोड़ कर। बाहर कोई नहीं था। मिसेस वेदी धुएं के कालिक से काली काट की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उन्हें अभी भी याद था कि ये सीढ़ियां 27.5 थी। आखिरी सीढ़ी एक बार अंगीठी धरने पर आधी जल गई थी और तब से आधी ही थी। उनका हृदय इतनी जोर से धड़कने लगा कि उन्होंने दोनों हाथों से कलेजा थामना पड़ा। घर की नई मनहूसी से वे स्वयं ही चौंक उठी। कहीं काकी को तो कुछ नहीं हो गया? वे डायबिटीज की पुरानी मरीज थीं और डॉक्टर ने कभी कहा था कि उनका बेशुमार मोटापा ही कभी उनका शत्रु होगा। पर सहसा काकी की तिब्बती घंटी का स्वर आया और उनकी पूजा का एकमात्र मंत्र, जय राम रमा रमनम शमनम। काकी कहकर मिसेस वेदी उनसे लिपट गई। हाथ की घंटी नीचे गिर पड़ी। अपनी छाती पर अचानक आग गिरी तिला को देखकर वे चीख पड़ी और फिर पागलों की तरह चूमने लगी। मिसेस वेदी ने आंखें खोली। काकी तुझे क्या हो गया? सफेद मर्दानी धोती और नंगी कलाइयां देखकर वह रोने लगी। क्या हुआ कक्का को? तेरे जाने के बाद ही उन्हें घुन सा लग गया। कहाँ कहाँ पता लगवाया। किसी ने कह दिया कि तू किसी मुसलमान के साथ पाकिस्तान भाग गई है। बस उसी दिन से खाट पकड़ ली। हमारे ही खानदान का राजरोग ले गया उन्हें भी। काकी तारो? उन्होंने डर कर पूछा। यही है अभागी। लगभग 1 महीना होने को आया है। 4 छोकरियां जन्म कर जाती रहीं। इसी से अब के ससुराल वाले यहाँ पहुंचा गए कि शायद मायके में संतान जी जाए। उसके कुल में तो इष्ट का श्राप है कि एक भी संतान नहीं जिएगी। मंदिर गई है, ले आ भी गई, काकी ने कहा और सच तारो द्वार पर खड़ी थी। उसकी सुंदर मूर्खतापूर्ण आंखें फटी की फटी रह गईं और दौड़ कर लिपट गई। काकी ने झट से साकल चढ़ा दी। चौबाइन देख लेगी तो सबको अभी अभी बता भी देगी और आ भी धमकेगी, कहकर उन्होंने मिसेस वेदी को अपनी विशाल गोदी में खींच लिया और बड़े प्यार से कटे बालों पर हाथ फेरने लगी। हाय राम, ये क्या आदत बना ली बालों की? हरिद्वार की जोगिन से बाल कटा लिए तैने छोरी। सुहागिन के बालों में भी कहीं कैंची चलती है भला? सच री कही तूने मुसलमान से तो शादी नहीं कर ली? अचानक उन्होंने मिसेस वेदी का सिर अपनी गोदी में खिसका दिया। नहीं काकी, खिलखिलाकर मिसेस वेदी फिर मचलकर गोद में लेट गईं। मेरे ससुर ने 4 गुरुद्वारे बना दिए हैं। हाय मैं मर गई तो क्या सरदार है तेरा पति? काकी उनके चेहरे पर झुक गई। और क्या, देखते नहीं कैसे सरदारिन बन गई हूँ मैं? तारो मुंह में आंचल ठूस कर हंसने लगी। उसी दिन काकी ने उनका सामान मंगवा लिया और मिसेस वेदी के उजड़े चमन की बाहर लौट आई। तारों के साथ वे दही नींबू सान कर चटकारे लेती। कभी बासी रोटियों में पालक का साग धरकर दोनों उचक कर बच्चियों सी खिड़की पर बैठ जाती और राह चलती भीड़ पर हंसी के छींटे मारती। हाय हाय देख प्रमोद तिवारी, हाय ये तो बूढ़ा हो गया रे तारो। सच बेचारा प्रमोद एकदम ही झटक गया था। बूढ़ा नहीं होगा तो क्या 8-8 बच्चे हो गए, नवा होने को है, तारो कहती। मिसेस वेदी इतनी जोर से हंस पड़ती कि बेचारा प्रमोद मुड़कर ऊपर को देखता। दोनों डुबकी सी मारकर छिप जाती। अरे देख देख तेरी पुरानी सास। प्रमोद के जाते ही तारो मिसेस वेदी को फिर ऊपर खींच लेती। साथ में बहू भी है, देख रंग तो देख बहू का, लगता है मंडुए की जली रोटी है। दुनिया भर की लड़कियों में मेघ निकालती थी बुढ़िया, आखिर मिली ये सब्ज परी। शोक हरी साड़ी पहने घोर कृष्णवर्णा बहू को लिए पंताइन जी ढाल पर स्टीम रोलर सी लुढ़क रही थी। इन्हीं के ICS पुत्र सुरेश पंत से कभी तिला के विवाह का प्रसंग भी छिड़ गया था। तरुण सुरेश की सजीली चाल को तारों के साथ तिला इसी खिड़की से मुग्ध होकर देखती थी, पर इसी बुढ़िया ने प्रस्ताव खोटे सिक्के सा फेर दिया था। मेरा सूर्या तो ICS है, समझे आना भी तो देखना पड़ेगा।
इसी से तो संध्या नहीं मिला, न देखने को रूप मिला और न रंग, नहीं तो क्या आज मिसेस तिला मिसेस वेदी बनती। हाय दी बुढ़िया तो और भी मुटा गई है, उन्होंने तारो से कहा। कहीं एक और आईसीएस तो नहीं है पेट में। तारो हंसते हंसते खिड़की से नीचे दम से गिर पड़ी। हंसी का शब्द सुनकर काकी आ गई और धमक लगा के बोली, ले उम्र हो गई है, अकल नहीं आई, ऐसी हालत, और यहाँ ये महारानियाँ जवानों की सी कूदा फांदी हो रही हैं इन लोगों की। अरे छोरियों, तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी ससुराल में क्या मुंह दिखाऊंगी। हाय काकी, बड़े प्यार से मिसेस वेदी ने उनके गले में हाथ डालकर कहा, मैं मर गई तो सास को ताड़ जरूर कर देना। बुढ़िया 5 साल मन चले बुड्ढों को बुलाकर एक दावत ही दे डालेगी। तारो फिर खीखी कर दूहरी हो गई। हट मरी, जब देखो तब हंसी। सब पड़ोस में तेरे आने की खबर फैल गई। आज तो मंगल है, कोई नहीं आएगा, कल देख लेना नैनीताल उलट पड़ेगा। काकी बोली, हाय राम, भगवान करे तारो हम दोनों को कल दिन भर दर्द उठते रहें। हुआ भी यही, दोनों पूरे दिन दर्द में तड़पती रहीं। काकी का बुरा हाल था, कभी एक के सिरहाने सतिया धराती, कभी दूसरी के। आधी रात को एक ही रोहिणी नक्षत्र में एक ही छत के तले दोनों ने एक एक कन्या को जन्म दिया। दाई ने बीच में एक चादर टांग कर व्यवधान रच दिया था। दर्दों के बीच भी मिसेस बेदी का परिहास रचित चित्त मुखर होता। हाय तारो, मेरी सास को तार करना मत भूलना, बहन की बहू भगवान को प्यारी हो गई। वह हंसती और फिर दर्द से कराहने लगती। चुप कल मुही, भगवान का नाम ले, काकी धमक लगाती और इसी धमक हंसी के बीच 10 मिनट के अनंतर दोनों कन्याएं जन्मी। सौर ग्रह के दिए के मंद प्रकाश में दोनों जच्चाएं सो रही थी। तारो के पास बड़ी सी डलिया में सोई थी उसकी नवजात कन्या, और तिला के पास धरी डलिया में सो रही थी उसकी कन्या। डलिया वही थी जिसमें कभी तारो और तिला सोई थी। तारो सो रही थी पर तिला की आंखों में नींद नहीं थी। पास ही टॉमस पादरी की मुर्गियां फड़फड़ा रही थी। बीच की चादर दाई हटा गई थी। तिला ने देखा तारो की खाट उसके कितने पास थी। तारो की बिटिया जो कभी अपने वंश के श्राप को झेलती चल देगी, उसकी बिटिया जो अपने पिता के वंश के श्राप को झेलती जीती रहेगी। सहसा उनके दिमाग में बिजली का सा एक झटका लगा। उन्होंने अपनी बेटी को डलिया से उठाया, चूमा और लड़खड़ाते कदमों से तारो के पलंग की ओर चल दी। अपनी बेटी को तारो के बगल में लिटाकर बिजली की गति से उसकी बिटिया को गोद में उठा लिया। दोनों बच्चियां रोने लगीं और तारो हड़बड़ाकर उठ बैठी। अपने सिरहाने तिला को देखकर वह चौंक गई। तू यहाँ कैसे आ गई? उसने पूछा। आती नहीं तो क्या करती? सधे संयत स्वर में मिसेस वेदी बोली। तू बेखबर घोड़े बेचकर सो रही थी, यहाँ बच्ची डलिया में चीखे जा रही थी। ले उठ, दूध पिला। इधर मेरी भी जग गई। तीसरे ही दिन मिसेस वेदी ने देखा उनकी छाती से लगी नवजात कन्या एकाएक ठंडी पड़ गई। तारो के पतिवंश का श्राप क्या कभी मिथ्या हो सकता था? कितना अच्छा हुआ, तारो कभी जान भी नहीं पाएगी। महीने भर बाद जब वे घर जाने का सामान बांधने लगी तो काकी ने बहुत रोका, पर चाहने पर भी वे अब नहीं रुक सकती थी। कितने ही दिन छिप छिप कर वे गुसल खाने में आधी चिलमची खून उगल कर बहा आई थी। लगता था मौत ने उनके बहुत पास आकर उनके कंधे पर हाथ रख दिया था। चलने लगी तो उनके प्रशस्त ललाट पर रोली का तिलक खींचकर काकी ने अक्षत धर दिए। आंचल आंखों में धरकर वे बिखर पड़ी। मन ही मन वे जान गई थी कि सदा हंसने हंसाने वाली उनकी सदा बहार बेटियां अब कभी लौट कर नहीं आएगी। मिसेस वेदी दिल की पत्थर थी। बचपन में भी कड़ी से कड़ी चोट लगने पर भी वे सदा होंठ काट कर रुलाई रोक लेती थी। आज भी उनकी आंखें गीली नहीं हुई। तारो बुरी तरह सिसके जा रही थी। उसकी गोरी नाक रोने से लाल हो गई थी। गोद की बिटिया कुनमुनाने लगी। सिसकियों के बीच ही उसका स्वर आया। तू अब कब आएगी तिला? मिसेस वेदी लौटी। उनकी उदास निष्प्रभ आंखों में विषाद घनीभूत हो उठा। मुड़कर उन्होंने तारो के कंधों पर दोनों हाथ धर दिए। तारो, मैं नहीं आ सकी तो अपनी इस बिटिया से कहना, इसकी एक मौसी थी जो। वाष्प स्तंभित कंठ अवरुद्ध हो गया। आगे कुछ भी ना कह सकी। झुककर बेटी को चूमा और बिना मुड़े लंबी लंबी डगे भरती पगडंडी उतर गई।